हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हमारी ज्योग्राफी की वीडियो है और इस वीडियो में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और थ्योरी को समझने वाले हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है। दूसरी क्या थ्योरी है? दूसरी थ्योरी है आपकी कन्वेंशनल करंट थ्योरी। और कन्वेंशनल करंट थ्योरी के साथ साथ जो पैलियोमैग्नेटिज्म है उसे समझेंगे, और पैलियोमैग्नेटिज्म और कन्वेंशनल करंट थ्योरी के बेसिस पे जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, उसे भी समझेंगे हम। तो देखिए, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक, जो वेगनर ने दी है। उसके बाद ये आपका कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ठीक, आर्थर होम्स की। ये देखिए सारे डायग्राम है जिससे मैं समझाऊंगा, ठीक है। और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, और पैलोमैग्नेटिज्म। तो ये पूरा नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अभ्यास डिफेंस के नाम से आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। चैनल में हमारे इसकी लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम में। ये पूरा आपको नोट्स आपको वहीं से ही मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई नोट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हमारी ये पीपीटी में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम डायरेक्ट नोट्स से पढ़ा रहे हैं। और यही नोट्स को आपको वीडियो सामने रख चलाते हुए इसी नोट्स को पढ़ना है। आपकी ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, नीली नीली बुक, ये उसी के बेसिस पे सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, मैंने पूरा बेस उसी को ही बनाया है। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ठीक है। और ये वीडियो, ये लेक्चर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट और एनडीए किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसमें आपके लिए ये वीडियो हमेशा अच्छी रहेगी। और ये वीडियो, दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ अवर फ्रीज इद बैच एंड दैट इज फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ। इवन अब एफकैट भी जोड़ लो, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है इसमें सभी। क्योंकि एफकैट में क्या होने जा रहा है, एफकैट में भी लेवल अप हो गया है। जीके वो लोग ग्रेजुएशन लेवल की पूछने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब वही सीडीएस लेवल की अब जीके भी आएगी। उन्होंने नोटिफिकेशन में बाकायदा कह दिया है। आपको अब उसी लेवल का प्रिपेयर करना है, अदरवाइज सरप्राइज देखने को मिलेगा आपको पेपर में, तब आप रोगे। तो रोने वाली हालत नहीं करनी है, प्रिपेयर पहले से ही होना है। सॉरी फॉर इट। चलिए शुरू करते हैं। पेन की इंक हल्की कर लेते हैं। इतना इनफ रहेगा, इनफ है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने से पहले जो चैप्टर जिस नेम से है हमें पहले वो समझना पड़ेगा। और चैप्टर किस नेम से है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स और ओशियन क्या है ये तो आपको पता ही है। जस्ट अ मिनट। तो कॉन्टिनेंट और ओशियन क्या है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके साथ में इसी वीडियो में कॉन्टिनेंट और ओशियन क्या है ये तो आपको पता है कि जो जो ये लैंड मास हैं ये कॉन्टिनेंट है, और जो ये ब्लू ब्लू है अर्थ में ये ओशियंस है, ठीक। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखेंगे तो यही चीज ये इस थ्योरी में समझेंगे हम कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, ये पहले कहाँ थे अब कहाँ है। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, आज आप अर्थ को देखते हैं तो आपको ये कॉन्टिनेंट्स ऐसे दिखाई देते हैं। ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका है, ऐसे कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे हैं। क्या कभी वर्ल्ड मैप को देखते देखते आपको ये नहीं लगा कि ये एक पजल जैसा है? मान लो इस हिस्से का ये यहाँ हिस्सा जुड़ सकता है, ये हिस्सा यहाँ पे आकर के फिट हो सकता है। ऐसा आपको नहीं लगता है कभी? ये मतलब एक पजल जैसा नहीं है? अर्थ का ये हिस्सा इधर की तरफ, जब ये इधर की तरफ आ सकता है, तो ऐसा ये नहीं लग रहा आपको कि ये जुड़ सकता है? चलिए, आपको नहीं लग रहा है, लेकिन जो जियोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे 1915 से पहले, तब 19th सेंचुरी के जो ऑलमोस्ट जो साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, उनको ये चीजें बहुत क्यूरियस लगी। उन्होंने इस पे काफी सोचा कि भाई ये एक पजल जैसा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पजल को जोड़ा और जोड़ के देखा तो ये ऐसा लैंडमास बना, ऐसा लैंडमास, ये सब पूरा जुड़ गया, ठीक। जब जुड़ गया तो फिर उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या बताया कि हमारा लैंडमास, जो आज के समय में लैंडमास है, कॉन्टिनेंट से, ये पहले जुड़े थे। और कब जुड़े थे? तो 225 मिलियन ईयर्स अगो जुड़े थे, ठीक। अब भाई जब जुड़े थे तो ये अलग कैसे हुए? तो अलग ये कैसे हुए? अलग हुए ड्रिफ्ट के थ्रू। कैसे अलग हुए? कैसे अलग हुए? ड्रिफ्ट के थ्रू। ड्रिफ्ट के थ्रू अलग हुए।
तो इसी ड्रिफ्ट को कि कैसे ड्रिफ्ट हुआ, कैसे अलग हुए, ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया है, कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्ट थ्योरी में। इसीलिए इसका नाम पड़ा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आई होप पूरा डिकोड हो गया है चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो भाई अब ये अलग कैसे हुआ? तो इसको देने वाले जो प्रॉपर थे, देखो ऐसे तो जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वैगनर ने इसे दिया, पहली बार उन्होंने ये बताया, लेकिन इनसे पहले कई साइंटिस्ट ने इसको बता रखा था, जिनमें नाम जो है उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले इस चीज को जो ऑब्जर्व किया वो अब्राहम ऑर्टियल्स ने किया। आपको वो एनसीईआरटी में इनके नेम मिल जाएंगे, ठीक है। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने दिया, उसके बाद ऑर्गेनाइज तरीके से जो दिया तो वो अल्फ्रेड वैगनर ने दिया, तो अभी इनका नाम आता है, और एक विथ थ्योरी, एक नाम की ड्रिफ्ट थ्योरी, तो इसीलिए इनका नाम आता है। तो भाई चलो ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं जो पहले एक थे। अब ये एक थे तो भाई आपने बोला एक थे, तो हम मान कैसे ले एक थे? तो भाई उसके लिए भी यहाँ पे ये एविडेंस देंगे, तो अभी हम एविडेंस देखेंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई वैगनर ने अगर ये बोला है तो किस बेसिस पे बोला है, ठीक। और ये अलग क्यों हुए, ये अलग क्यों है भाई? ड्रिफ्ट अगर कर रहे हैं, ये जुड़े थे, तो ये अलग कैसे हुए? मतलब इट मीन्स कि सम कोई फोर्स इनके पीछे है, ठीक। हम उससे भी पढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट कैसे कर लिया, ठीक है। कि देखिए ये 225 मिलियन ईयर में एकदम जुड़े थे, फिर 150 मिलियन अगर उसमें थोड़ा सा अलग हो गए, देखो अलग अलग हो गए, ठीक है। अभी इन सब में बात करेंगे हम। तो अभी पहले इनकी प्रोपोजिशंस में देखते हैं, प्रोपोजिशंस में देखते हैं कि वैगनर ने ये किस बेसिस पे कही है। तो मिलियंस, वैगनर कहते हैं कि 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले ऑल द लैंड का जो अर्थ था, जितना लैंड का अर्थ पार्ट था, लैंड पार्ट था अर्थ का, वो ज्वाइन था टुगेदर, वो एक साथ जुड़े हुए थे इन द लार्ज मास। ये लार्ज लैंड मास क्या है इन वन लैंड मास में? सुपर कॉन्टिनेंट इसे कहते हैं। तो याद रखना, सुपर कॉन्टिनेंट कोई पूछे तो क्या है सुपर कॉन्टिनेंट्स? जब सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे, ये जो आज समझ में जो कॉन्टिनेंट्स थे सब एक ही लैंड मास थे, सब जुड़े हुए थे, तो उसे ही सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब साइंटिस्ट ने इसे क्या कहा? पैंजिया। यही जब ये जुड़े हुए थे तो सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, तो इन्हें क्या कहते थे? पैंजिया। देखिए पैंजिया यहाँ लिखा हुआ है, तो पैंजिया ऑल लैंड्स, ठीक। ये पॉइंट आ गया, वैगनर ने ये कहा। आगे वैगनर ने क्या कहा कि भाई अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले, मतलब 200 मिलियन ईयर अगो पहले लैंड बिगेन टू ड्रिफ्ट। देखिए मैंने बोला ना ड्रिफ्ट मतलब हटने लगे, हटने लगे, ब्रोकन, टूट गए इनटू टू पीसेस। जब देखिए ये 150 मिलियन ईयर पहले टूटने लगे, 225 तक तो ये जुड़े थे, फिर 25 मिलियन जब बीत गया, 200 मिलियन आया, तो वही चीज देखिए लिखा है, तो 200 मिलियन में ये टूटने लगे, और 150 मिलियन आते आते 150 मिलियन ईयर्स अगो तक का क्या हो गया, ये एकदम अलग अलग दिखने लगे। तो एक लैंडमास नॉर्थ की तरफ था, एक लैंडमास साउथ की तरफ था, ठीक। तो जो नॉर्थ वाला था वो लॉरेशिया कहलाने लगा, और साउथ वाला गोंडवाना कहलाने लगा। वही देखिए लिखा है कि टू पीसेस में ये ब्रोक कर गए, they broken into the two pieces, and the scientists have called the continent in the north, जो कॉन्टिनेंट्स जो नॉर्थ में थे उन्हें नॉर्थ लॉरेशिया कहा, कॉन्टिनेंट जो साउथ में थे उन्हें गोंडवाना लैंड कहा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंडिया किसका पार्ट था। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इंडिया गोंडवाना का पार्ट था। अब देखेंगे, ये देखिए यहाँ इंडिया है, ये देखिए अभी इंडिया यहाँ पे नहीं है, ये देखिए इंडिया है, और इंडिया ये जब ये लकीर है तो जो यूरोप है और जो एशिया है, अब तो इंडिया एशिया में आ गया क्योंकि इंडिया यहाँ जुड़ गया, तो अब इंडिया एशिया में आ रहा है। उससे पहले इंडिया नीचे ही था, इक्वेटर के नीचे था, और मैंने आपको ये अपनी इससे पहले की वीडियो में बताया था कि इंडिया इक्वेटर के साउथ में था पहले, ठीक है। अफ्रीका ये सब क्या थे? ये सब गोंडवाना के पार्ट थे। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, दे आर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इस चीज को, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब लॉरेशिया के पार्ट क्या क्या थे, मतलब सॉरी हाँ, लॉरेशिया के पार्ट क्या थे? तो एशिया पूरा, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, दीज आर द पार्ट ऑफ ये, ठीक है, इनका याद रखिएगा। फिर ब्रेक होते 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 100 मिलियन में पूरा अलग होते चले गए, और आज अर्थ टुडे क्या है? पूरी तरीके से सारे कंटेंट अलग है, और ये ड्रिफ्ट आज भी चालू है। डू यू बिलीव? ये आज भी चालू है। वो कैसे? आप देखते हो ना, प्लेट का मूवमेंट आपने सुना होगा, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट का मूवमेंट, वो वही है, प्लेट मूवमेंट कर रही है। कैसे मूवमेंट कर रही है? ये एस्थेनोस्फेयर है, मैंने बताया था ना स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये एस्थेनोस्फेयर है, इसके ऊपर ये लिथोस्फेयर है, और लिथोस्फेयर इज नथिंग बट द प्लेट्स।
प्लेट्स में क्या क्या है, एक ओसीन प्लेट्स है जिसमें सारी अर्थ की ओसीन्स हैं, और एक कौन सी प्लेट है, एक आपकी है लैंड की प्लेट जिसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। यही तो है ना। और ये लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, और एस्थेनोस्फेयर में अभी आपको मैं बताऊंगा कन्वेंशनल करंट चलती हैं। सस्पेंस हट जाएगा, अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा। इसी कन्वेंशनल करंट में क्या होता है, कन्वेंशनल करंट में क्या होता है, मोल्टेन मैग्मा होता है जिसे उसमें से फ्लोट करता है। और कन्वेंशनल करंट की मूवमेंट में, मैग्मा के मूवमेंट में क्या होता है, ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। शायद ये लाइन आई है, डिवीजन फर्दर इवॉल्व इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, वही बात आ गई है। अब भाई ये चीज तो हो गई, ये तो मैं अभी आगे समझा भी दूंगा आपको, ये चीज तो हो गई। अब बात ये आती है कि भाई फोर्स क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो लैंड पहले एक था ये अलग कैसे हो गया, भैया इमा का हो गया कि ये पूरी तरीके से टूट गया। तो बहुत सिंपल सी चीज है, वैगनर साहब ने इसका बहुत लॉजिकल एग्जांपल, मतलब लॉजिकल एक तरीके से बताया इसको। ठीक है, क्या हुआ, उन्होंने बताया कि इसमें पोल फ्लिंग फोर्स लगा हुआ है। पोल फ्लिंग का फोर्स का मतलब आप समझते हो, मतलब कोई चीज पोल की तरफ जो है वो वहां से चलते हुए इक्वेटर की तरफ रन कर रही है, तो पोल फ्लिंग मतलब पोल से फ्ली कर रही है, ऐसा कोई फोर्स लगा हुआ है। आप बताइए ऐसा कौन सा फोर्स हो सकता है, तो भाई अर्थ का रोटेशन। अर्थ के रोटेशन से आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। और जब आपको मैं टाइडल पढ़ाऊंगा, टाइड्स पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अर्थ का होता है यही काउंटर बैलेंस करता है सन एंड मून की ग्रेविटी को। अदरवाइज एक हिस्सा पूरी तरीके से उखड़ी जाए, काउंटर बैलेंस करता है। देखते इधर भी बल्ज क्रिएट हो जाता है, ऐसे बल्ज क्रिएट हो जाता है, वो मैं आपको जब उधर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। फिलहाल याद रखिएगा कि कोई आपसे पूछे तो बता दीजिएगा कि अर्थ के रोटेशन से कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। मैं उनमें से नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहीं पे ऐसे ही छोड़ के चला जाऊं, आई विल डिकोड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज वेल, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूं एकदम बेसिक से बताने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है जो ये चीजें हैं यहां से इनका यहाँ पे आने में, मतलब इन चीजों के टूटने में। मुद्दे की बात तो ये है ना कि भाई टूट कैसे गए और ये इधर की तरफ क्यों भाग रहे हैं, यही बात है ना। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भाग रहे हैं। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कैसे हो रहा है, अर्थ के रोटेशन से क्रिएट हो रहा है। और अर्थ के रोटेशन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रहा है उसी की वजह से ये पोल फ्लिंग फोर्स वर्क कर रहा है। तो भाई याद रखिएगा ड्रिफ्ट थ्योरी में जो फोर्सेस वर्क करते हैं वो यही फोर्सेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अर्थ के रोटेशन से होता है और पोल फ्लिंग फोर्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, देखिए मान लीजिए एक लड़का है, ये थोड़ी सी ड्राइंग मेरी सही नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए इस लड़के ने क्या किया, इसने एक रस्सी ली, अब ये रस्सी नचाने लगा, रस्सी पकड़ के नचाने लगा। ऐसा नहीं हम लोग एक बीच में खड़े होकर के ऐसे ऐसे रस्सी ऐसी गोल गोल घुमाते रहते घुमाते रहते घुमाते रहते हैं, ऐसे ये भी घुमा रहा है। तो आप देखोगे ये गोल गोल घुमा रहा है, तो इसका ये जहां पे वो हाथ पे पकड़े है वो हाथ वाला तो इसका सेंटर हो गया ना, सेंटर। तो आप देखोगे जब ये रस्सी घुमा रहा है, गोल गोल रस्सी घुमा रहा है, और आप देखोगे रस्सी जब घूमती है ना तो वो भी किससे कैसे घूमती है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। और हमारी अर्थ भी कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूम रही है ना हमारी अर्थ। तो आप देखोगे जब ये ऐसे कोई घूमता है तो आप देखोगे कि ये आउटसाइड पुल होता है। तो आप कभी घुमा के देखना, तो चीज क्या होती है वो आउटसाइड की तरफ पुल करती है, आउटसाइड की तरफ पुल करती है, ना कि इनवर्ड पुल करती है। ठीक है, वो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, तो आउटसाइड पुल करता है। आउटसाइड पुल का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड पुल, आउटसाइड तुम्हारा क्या करती है, पुश, सॉरी पुश करती है। आउटसाइड पुश से क्या होता है, इससे क्या होगा कि जो चीजें एक जगह जुड़ी होंगी, इससे क्या होगा, क्योंकि अर्थ घूम रही है, अर्थ तो भाई यूं है ना, और अर्थ भी तो ऐसे ही घूम रही है ना, इधर साउथ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे से घूमती जा रही है, घूम रही है ना। और जब ऐसे से घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो क्रिएट हो रहा है ना अर्थ के यहाँ पे सेंटर पे। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रहा है उससे वहां भी तो आउटवर्ड फोर्स क्रिएट होगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड वर्क करेगा। और जब वो आउटवर्ड वर्क करेगा तो जितनी भी चीजें मिड में होंगी, बीच में होंगी, वो चीजें बाहर आएंगी ना, आउटवर्ड वहां भी पुश करेगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आउटवर्ड पुश होगा। ठीक, जब आउटवर्ड पुश होगा तो इससे क्या होगा, इसका ये होगा, इसमें स्पेस लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अब जब आउटवर्ड पुश होगा तो इससे क्या होगा, आउटवर्ड पुश होने से क्या होगा कि
ये जैसे यहाँ पे देखिए, यहीं समझा दे रहा हूँ, वो चीजें समझ में आ गई। अब आउटवर्ड पुश हो रहा है तो ये जो आउटवर्ड में क्या होगा, ये सब चीजें आउट होने लगेंगी, दूर होने लगेंगी, भागने लगेंगी, इधर की तरफ, बाहर की तरफ भागने लगेंगी, आउटवर्ड जाएंगी, ठीक है, तो वो हटने लगेंगी, पीछे की तरफ जाने लगेंगी, तो ऐसे ही आउटवर्ड हो जाएगा। तो जो एक जुड़ी हुई थी वो आउटवर्ड होने लगेंगी, तो जब आउटवर्ड होने लगेंगी तो वो एक पोल की तरफ से वो इक्वेटर की तरफ आएंगे। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पोल की तरफ है, ये पोल की तरफ ऑलमोस्ट है, अब ये इक्वेटर की तरफ चीजें जा रही हैं। तो आया ना फोर्स, पोल से फ्ली कर रही हैं, पोल से उड़ रही हैं और इक्वेटर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द इक्वेटर रन कर रही हैं। किस वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से आउटवर्ड पुश आता है। आउटवर्ड पुश से क्या होता है, चीजें जो एकदम सेंटर पे होती हैं, मतलब जो चीजें वो आउटवर्ड की तरफ जाती हैं, बाहर, अंदर नहीं, बाहर की तरफ पुश होती हैं, बाहर की तरफ वो निकल के बाहर चली जाती हैं, तो ये चीज होता है आउटवर्ड पुश, ठीक है। तो ऐसे ही जो प्लेट्स थी, ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स थे, ये टूट गए और ये आउटवर्ड होने लगे। देखो ये देखिए, ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए अलग हो जा रहा है, देख नहीं रहे, ये आउटवर्ड हो रहा है, जो पहले जुड़ा था ये आउटवर्ड हो जा रहा है, ये भी आउटवर्ड होता चला जा रहा है। तो ये इसकी वजह से हो रहा है, एक रीजन तो इन्होंने बताया। दूसरा बताया टाइडल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो मैं बता ही दिया है मैंने कि भाई ये इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होता है, कोई पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है, वही है, कोई सेंटर से क्या होगा कि सेंटर उस समय जो यहाँ पे सेंटर था वो क्या था, अर्थ जब रोटेट कर रही है तो सेंटर तो मेनली इधर भी आएगा ना, तो वहां सेंटर से क्या हो रहा है, वो चीज कहाँ, सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जाएगी, और पोल हमारा आउट, इक्वेटर हमारा आउटवर्ड हो जाएगा, तो इक्वेटर की तरफ चीजें रन करेंगी। एंड दिस इंक्रीज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज लेड टू पोल फिलिंग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होने लगा, पोल फिलिंग होने लगी, यही पोल फिलिंग वाला है, पता है, अकॉर्डिंग टू वेगनर, वेगनर ने यही बताता है ये, ठीक है। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे संदेह आ रहे हो, वो लाजिम हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस थ्योरी के भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, मैं क्रिटिसिज्म बहुत बताने नहीं जा रहा हूँ, वो लगे आपको तो गूगल कर लीजिएगा क्रिटिसिज्म, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं पूछता है, वो मेनली जो पूछा जाता है तो वो मीन्स जो सीएससी वाले होते हैं वहां ज्यादा पूछा जाता है, फिर वहां पे स्टैटिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लिखने का, तो वहां पे होगा, यहाँ पे आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब टाइडल फोर्स क्या होता है, मैंने बताया ना आपको कि टाइड जो होते हैं, टाइड्स आते हैं, वो अर्थ एंड मून के अट्रैक्शन की वजह से आते हैं, ठीक, अट्रैक्शन, ठीक, सन एंड मून के अट्रैक्शन, अब उनके अट्रैक्शन के बेस पे आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ भी क्या, जब सन मून का अट्रैक्शन होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने बताया ना, अर्थ भी क्रिएट करती है, जब अर्थ भी सेंट्रीफ्यूगल, तो मेन रन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टाइडल फोर्स, जब टाइड क्रिएट होते हैं, अर्थ मतलब टाइड कैसे आता है, देखिए, सन एंड अर्थ की जो ग्रेविटी हो, सन और मून ग्रेविटी जो होती है उससे क्या होते हैं, टाइड्स क्रिएट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये सन है, ये मून है, अब इनसे एक इनकी ग्रेविटी आएगी ना, इनकी भी तो ग्रेविटी होगी ना, ये भी लैंड मास है, इनकी ग्रेविटी होगी तो ये खींचेगी, तो इधर की तरफ अर्थ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कराएगी इन इन दोनों की ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए, तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हुआ, क्योंकि ये दो एक तरफ अर्थ के एक पार्ट, एक जो हिस्सा फेस कर रहा है सन एंड मून की तरफ, वहां तो ग्रेविटी की वजह से एक बल्ज क्रिएट हो रहा है, खिंचाव आ रहा है, लेकिन अगर एक तरफ ज्यादा रहेगा तो दूसरी तरफ नहीं रहेगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि अर्थ की ग्रेविटी इसे काउंटर पार्ट कर देती है, काउंटर बैलेंस कर देती है, वही उसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो जाता है। और वो कैसे होता है, वो रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ अगेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये काउंटर बैलेंस हो जाती है, चीजें मतलब आउटवर्ड होने लगती हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे क्रिएट होता है, मैंने बताया कि वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट की वजह से, ठीक है, अर्थ के सॉरी रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो ये क्या करती है, आउटवर्ड पुश करती है, तो जो ये चीजें जो ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी आउटवर्ड हो जाती है चीजें, और आउटवर्ड अर्थ में इस तरफ वो खींच रही है, सन एंड मून की ग्रेविटी इधर खींच रही है, तो ये और इधर खींच लेगा, ये भी खींचेगा इसका तरफ, तो बैलेंस हो गया, देखिए इस तरीके से होता है। ये चीज देख लीजिएगा, ये सीएससी का स्टेटमेंट है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एग्जैक्टली बात सही है, इसे एज इट इज ले लीजिएगा, ठीक है। अब भाई इतनी तो राम कथा तुमने बता दी, वेगनर साहब ने बता दिया, वेगनर साहब ने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि आई विल गिव एविडेंस, और एविडेंस दिया उन्होंने। अब वो एविडेंस क्या कहते हैं, उन्होंने बोला जिगजैग फिट है, मतलब जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं इनका एक जिगजैग फिट है। अब जिगजैग फिट तो बहुत सुना होगा ना आपने, पजल जैसे चीज होती थी, तो देखिए जिगजैग फिट इन्होंने दिखाया कि भाई सिमिलैरिटी है इन द आउटलाइन ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द साउदर्न अमेरिका, ईस्टर्न साउदर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट यही होगा ना, एंड द वेस्ट अफ्रीका, ये देखो जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है लैंड मास,
तो जिगजैग फिट है यहाँ पे समटाइम, और देखिए ये लैंडमार्क भी पूरी तरीके से जुड़ रहा है, ठीक है, इस वजह से ये माना जाता है। दूसरा क्या एविडेंस दिया, दूसरा दिया कि जियोलॉजिकल फिट है। अब जियोलॉजिकल फिट का मतलब क्या है कि भाई रॉक्स जो हैं, रॉक्स, कलर चेंज करते हैं, रॉक्स हैं सेम एज की अक्रॉस द ओशियन मिलेंगी, सिमिलैरिटी इन ब्राजील विथ वेस्टर्न अफ्रीका, मतलब ये ब्राजील में जिस तरह की रॉक्स मिलेंगी इस साइड पे, उसी तरीके की रॉक्स यहाँ पे भी मिल रही हैं, यहाँ पे भी मिल रही हैं, ठीक है, तो ये भी सिमिलैरिटी मिली है, ठीक, आपको इसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है, बहुत डिबेट नहीं करना है इस पे, ठीक है। देखिए ये सब थ्योरी पुराने लोगों ने दी हैं और उन्होंने अपने अपने आइडियाज, अपने अपने कुछ, उनको थोड़ा सा भी लॉजिकल एविडेंस मिल गया ना तो वो एक थ्योरी बना देते थे, ठीक है। आज उनको बहुत काटा जा रहा है क्योंकि आज साइंस बहुत इवॉल्व हो चुकी है, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक क्रिएट हो रहा है। हो सकता है इन चीजों को पढ़ने के बाद आपके मन में बहुत से क्वेश्चन उठे, छोड़ दीजिएगा उन पे, उनके चक्कर में मत पड़िएगा। आपको अपना एग्जाम सीडीएस का निकालना है, सीएपीएफ का निकालना है, एनडीए का निकालना है, और इनको एज इट इज ले लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही करिएगा, इनके डिबेट में मत पड़िएगा ज्यादा सर्च वर्च में, एज इट इज लीजिए, जितना मैं समझा रहा हूँ उसको आगे करिए, ठीक है। अब जो टिलिट्स हैं इनका क्या मतलब है भाई, टिलिट्स उनको कहते हैं, जैसे आपने देखा नहीं होगा कि जो एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, और एलुवियल डिपॉजिट्स कैसे होते हैं, एलुवियल डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो रिवर डिपॉजिट्स करती हैं सेडिमेंट्स का, वैसे ही टिल्ट्स उन्हें कहते हैं जो ग्लेशियर से डिपॉजिट्स होता है। जब मैं आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेस बताऊंगा और लैंड जो आपका वो वाटर और ग्राउंड वाटर से कैसे डिपॉजिट से लैंड मास बनते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि ग्लेशियर से भी डिपॉजिट्स होते हैं, ग्लेशियर भी डिपॉजिट्स करते हैं, और उनके डिपॉजिट से जो सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं उन्हीं सेडिमेंट्स को क्या कहते हैं, टिलेट्स कहते हैं। अब ये टिलेट्स वही देखिए ना, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म आउट ऑफ द ग्लेशियर डिपॉजिट्स। गोंडवाना सेडिमेंट्स जो टिलेट्स हैं इंडिया में पाई जाती है, मैंने बताया ना इंडिया गोंडवाना का पार्ट था, तो इंडिया के गोंडवाना में जो सेडिमेंट्स टिलेट मिलते हैं वो ऑल्सो फाउंड इन कंट्री लाइक द अफ्रीका, मेडागास्कर एंड अंटार्कटिक, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। मतलब जो इंडिया में, जैसे मैंने बताया ना, तो यहाँ पे इंडिया पार्ट था ही था, इंडिया ये पार्ट था ही था, तो जो टिलेट्स के पार्ट यहाँ पे मिलते हैं इंडिया में, वो आपको मेडागास्कर में भी यहाँ मिल रहे हैं, या आपको अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहे हैं। तो ये दिखा क्या रहा है भाई कि सेम थे, मतलब जुड़े हुए थे। प्लेसर डिपॉजिट्स, ये टर्म जरूर याद रखिएगा, इस टर्म को पूछ सकता है कि वो टिलेट्स मतलब क्या है, प्लेसर मतलब क्या था। तो प्लेसर मतलब होता है कि भाई आपका जो चीजें होती हैं, मतलब वही गोल्ड वोल्ड के डिपॉजिट्स में या अदर चीजों के डिपॉजिट्स को वही प्लेसर ही कहते हैं। तो घना में आप देखोगे, घना यहाँ आता है, यहाँ घना आता है, तो घना में आप देखोगे कि यहाँ गोल्ड मिलता है, अफ्रीका के घना में रिच गोल्ड की डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। एब्सेंस ऑफ एनी गोल्ड सोर्स रॉक, देखिए गोल्ड कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे गोल्ड की रॉक्स होंगी उन्हीं रॉक्स के अंदर ही तो गोल्ड मिलेगा ना, लेकिन अफ्रीका में कोई भी गोल्ड की रॉक नहीं है, बड़ी सरप्राइजिंग बात है, लेकिन फिर भी वहां पे रिच गोल्ड है डिपॉजिट्स। इवन साउथ अमेरिका में तो है भी, साउथ अफ्रीका में तो है भी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। साउथ अफ्रीका तो जाना ही जाता है, बोत्सवाना साउथ अफ्रीका गोल्ड के लिए ही जाना जाता है ये, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और मतलब वो रॉक्स नहीं है लेकिन डिपॉजिट्स हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ब्राजील प्लेट्यू में गोल्ड बेयरिंग वेन्स हैं, मतलब गोल्ड बेयरिंग रॉक्स हैं, और ये लैंडमास जुड़ा हुआ था, इसकी वजह से जब अलग हुआ, जब जुड़े हुए थे तो इनमें कुछ कुछ गोल्ड यहाँ की तरफ थे। अब वही है ना, यहाँ इसको ले लेना है आपको एज इट इज, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, मतलब जो चीज इस लैंडमास में मिलती है वही चीज के सामने वाले लैंडमास में भी आपको फॉसिल्स मिलेंगे। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, फॉसिल्स मतलब जैसे कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीव जंतु, ठीक है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि पेड़ पौधे, तो वो आपको उस वैरायटी का वहां पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए फॉसिल्स फाउंड ऑन सेपरेट कंट्री कंटिनेंट्स नोवेयर एल्स, कहीं और नहीं मिलता है, ये सजेस्ट करता है कि ये एक समय जुड़े हुए थे। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये क्या है, एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें बुक में तो आपके मेरे ख्याल से शायद लेमूर एमूर सबका दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मैं ये पीपीटी पे दे दूंगा आपको, ठीक है, नोट्स मिल जाएगा आपको। तो वही चीज यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, फॉसिल्स ऑफ इनके, ये जो यहाँ मिलता है, ये फूल का पेड़ यहाँ अंटार्कटिका मिलता है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में भी इस पार्ट में मिलेगा, और साथ में आपको इस पार्ट में भी मिलेगा। तो ये यही दिखा रहा है कि ये लैंडमार्क से इतना जुड़ा हुआ था,
ये फॉसिल्स एविडेंस ऑफ ट्रैसिक लैंड रेप्टाइल, ये रेप्टाइल जी इंडिया के यहाँ पार्ट में भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है अफ्रीका में, और ये अंटार्कटिक में भी मिलता है। कितनी जो चीज अंटार्कटिक में मिल रही है वो इंडिया में भी मिल रही है, इसमें भी मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कि ये कभी एक थे, जुड़े हुए थे, ठीक है। तो वो फॉसिल जो यहाँ मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है। अब इतनी चीज तो हमने देख ली। अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल करंट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल सॉरी कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं? कन्वेंशनल करंट थ्योरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझना है, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसे जो है आपके इन्हें हैरी हेस ने दिया था, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कन्वेंशनल करंट थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आगे आपको प्लेट टेक्टोनिक समझ में आएगा, ठीक है, कि प्लेट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। एंड दिस थ्योरी इज द बेसिस ऑफ मैनी अदर थ्योरीज। इसी थ्योरी को जो आर्थर होम्स ने दिया, याद रखिएगा किसने दिया? आर्थर होम्स ने दिया। इसी का आधार बना करके कई लोगों ने अपनी अलग थ्योरीज को का इंटरप्रिटेशन किया, बहुत इजी हुआ उनके लिए, ठीक है। तो उनमें आर्थर जो ओम थे उन्होंने कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कन्वेंशनल करंट थ्योरी है क्या। देखिए ये इस डायग्राम से तो आप परिचित होंगे ही होंगे, ठीक। ये मोल्टेन कोर है हमारा, ठीक, और ये आपका एस्थोनोस्फेयर है ये हिस्सा, ठीक, ये एस्थोनोस्फेयर है, ठीक है। इसमें मेंटल कन्वेंशनल सेल्स हैं ये, ठीक, और ये आपका लिथोस्फेयर है, ठीक। इस चीज से तो आप परिचित होंगे ही होंगे। ये आपका कॉन्टिनेंट्स है और ये आपका ओसीन बेल्ट है, सॉरी ओसीन प्लेट है, ठीक, और ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ठीक। इस बात से परिचित हैं आप, ठीक। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री है। पहले मैं बीसी बता दे रहा हूँ आपको, ये डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्लेट ये इधर जा रही है, एक प्लेट ये इधर जा रही है, तो डाइवर्ज हो रही है। कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री क्या होती है कि दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने सामने मूवमेंट कर रहे हैं, तो कन्वर्ज हो जा रहे हैं ये, ठीक। तो ये प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, मतलब ये प्लेट इस प्लेट के सामने आ रही है, ठीक। ये प्लेट किस प्लेट के सामने टर्न कर रही है? ये प्लेट इस प्लेट के सामने मूवमेंट कर रही है, और ये प्लेट इधर मूवमेंट कर रही है। तो आप देखेंगे कि ये तो देखिए डाइवर्ज हो रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो यहाँ तो आपको डाइवर्जेंट मिल जाएगा प्लेट, लेकिन इधर ये इधर भी आ रही है और एक ये इधर से आ रही है, यहाँ आप देखेंगे कन्वर्ज मिलेगा। दैट्स व्हाई यहाँ बोला कन्वर्ज प्लेट बाउंड्री, डाइवर्ज प्लेट बाउंड्री, ठीक। इतना क्लियर है? ये ओसीन की प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, और ये भी कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ठीक। हम इतना मान के चलते हैं। अब भाई आर्थर होम्स ने कन्वेंशन करंट थ्योरी दी, तो वो है क्या? उन्होंने ये बताया कि एस्थोनोस्फेयर में बहुत सारा मेंटल है, वो भी मोल्टेन है। मोल्टेन मतलब समझते हो ना, पिघला हुआ मैग्मा और लावा, और वहां पे वो सारी चीजें हैं। तो देखिए उन्होंने ये बताया कि वहां पे एक राइजिंग लिम्स हैं और एक फॉलिंग लिम्स हैं, ठीक। और ये लिम्स जनरेट कैसे होती हैं, और इन्हीं लिम्स को क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सेल्स कहते हैं, कन्वेक्शन सेल्स कहते हैं। और याद रखिए इन्हीं कन्वेक्शन सेल्स की वजह से ही प्लेट में मूवमेंट्स होता है। यस माय डियर, इन्हीं कन्वेंशनल करंट्स की वजह से ही मूवमेंट होता है। अब कैसे होता है वो चीजें अभी धीरे धीरे डिकोड होंगी। देखिए ये जो आप देख नहीं रहे, एक चीज ये ऊपर जा रहा है, ये एक नीचे जा रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए एस्थोनोस्फेयर के जो मेटल में है उसके अंदर इस पार्ट में आपको क्या मिलेगा? रेडियो एक्टिव डिके मिलेगा, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिलेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिलेंगे। इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से क्या होगा? इनसे क्या होगा? एक थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। थर्मल डिफरेंसेस, जब थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, उन थर्मल डिफरेंसेस से क्या होगा? उन थर्मल डिफरेंसेस से क्या होगा? उन थर्मल डिफरेंसेस से आपकी कन्वेक्शन सेल्स बनेंगी। इसको एज इट इज समझ लीजिए, ठीक। क्या बनेंगी? कन्वेक्शन सेल्स बनेंगी। और इसी कन्वेक्शन सेल्स में जो सेल्स राइज करेगी, मतलब जहां पे कन्वेक्शन सेल्स दो सेल्स एक सेल्स ऐसे राइज कर रही है, तो राइजिंग लिम्स हैं, ये लिम्स हैं, लिम्स हैं, तो ये राइजिंग लिम्स हैं। तो जहां पे कन्वेंशन करेंट्स राइज कर रही हैं, देखिए ये राइजिंग लिम्स हैं, वहां पे ये डाइवर्ज प्लेट बन जाएगी, कि वहां पे एक कन्वेंशन सेल्स ही हैं, ये कन्वेंशन सेल्स इधर की तरफ मूवमेंट कर रही हैं, राइज की तरफ,
प्लेट इधर की तरफ मूव करेगी, एक प्लेट के इधर की तरफ मूव करेगी प्लेट। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको लग जाए क्या यार, क्यों लगे, समझ में आ जाए। ये तो हो गई कन्वेंशन सेल्स, ये तो सेल्स हैं, ये क्या है आपकी सेल्स हैं कन्वेंशंस, ये भी कन्वेक्शन सेल्स हैं, ठीक, और राइजिंग की हैं। अब कन्वेक्शन सेल्स तो हो गई। अब इसी कन्वेंशन सेल्स में जब ये कन्वेंशन सेल्स राइजिंग लिम्स में है, कन्वेंशन सेल्स मतलब राइज कर रही हैं ये, और क्यों राइज कर रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी यहाँ आपको बताया है कि भाई कन्वेंशनल करंट्स जो ये जनरेट होती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के वजह से होती हैं, ये डिके करते हैं और इनकी वजह से थर्मल डिफरेंसेस होता है, इन्हीं थर्मल डिफरेंसेस से मेटल में होता है, अब इन्हीं डिफरेंसेस से हीट जनरेट होती है। अब जो हीट जनरेट होगी वो हीट जनरेट होगी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से। वो हीट क्या करेगी, जब कोई चीज, जैसे पता है ना आपको, जब हीट कोई चीज जनरेट हो रही है उसी में भरी हुई है तो वो निकलने का तो रास्ता देखेगी ना, तो वो राइज होगी, वही राइज है यहाँ पर, बाहर निकलने की, वो पाथ देखेगी टू स्केप, गिव राइज टू फॉर्मेशन द कन्वेंशनल करंट, ऐसे पास हो जाएंगे, ऐसे कन्वेंशनल करंट बन जाएंगे। तो भाई जब वो हीट करेंगे तो वो बाहर के निकलने के लिए रास्ता देखेंगे ना, तो ये कन्वेंशन सेल्स जब रास्ता एस्केप करने के लिए बाहर ऊपर की ओर जाएंगी, राइज होंगी, ऐसे क्या होगा, प्लेट इधर की तरफ, जब ये राइज कर रही है तो जो इधर की तरफ मूवमेंट होगा तो प्लेट को इधर की तरफ मूवमेंट करा देगा, जो भी प्लेट इनके नीचे होगी राइजिंग लिम्स के नीचे वो इधर की तरफ मूवमेंट करेंगे जिधर की तरफ वो जा रही है, और दूसरी भी इधर की तरफ मूवमेंट करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन दो प्लेट्स के बीच में जो दो प्लेट्स होंगे जिनके नीचे ये होगा, एक डाइवर्ज बाउंड्री बन जाएगी, तो डाइवर्ज प्लेट बाउंड्री हो जाएगी। अब दूसरा मान लीजिए, अब ये मान लीजिए कि ये पिंक से है ना, अब मान लीजिए ये तो स्केप कर गई, कुछ नहीं करी, तो वो नीचे फॉलिंग लिम्स हो गई। अब ये फॉलिंग लिम्स हो गई, ठीक, ये फॉलिंग लिम्स हो गई, ये भी ऐसे। अब ये फॉलिंग लिम्स हैं, इन फॉलिंग लिम्स में क्या होगा, ये सेल्स कौन सी हैं, ये फॉलिंग लिम्स हैं, फॉलिंग लिम्स हैं। अब ये फॉलिंग लिम्स हैं, ये भी फॉलिंग लिम्स हैं, फॉलिंग लिम्स सेल्स की, ये फॉल कर रही हैं। जब ये फॉल कर रही हैं तो ये क्या कर रही हैं, ये मोमेंट इधर का नहीं करा रही हैं, ये इधर का मोमेंट करा रही हैं, ठीक। अब ये इधर भी, इसको इधर की तरफ मान लीजिए कि ऐसे ही ये भी राइज कर रही है, फॉल कर रही है, इधर भी एक प्लेट ही है, इधर की तरफ फॉल कर रही है, ऐसे ये भी नीचे की तरफ गिर रही है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इधर भी नीचे गिर रही है, और ये यहाँ से दूसरी भी है जो इधर की तरफ नीचे गिर रही है। जब ये दोनों गिरेगी तो दोनों इधर की तरफ ही कर रही है, तो इधर कर ही रही है, ये भी इधर से इधर की तरफ ही आ रही है, मतलब इसके ऊपर जो प्लेट होगी इस राइजिंग लिम्स, इन फॉलिंग लिम्स के पीछे, ये तो राइजिंग लिम्स हैं जो इधर की तरफ फॉल कर रही हैं, और ये भी क्या है, ये भी फॉलिंग लिम्स यहाँ आ रहे हैं। तो जो फॉलिंग लिम्स की तरफ से जो इधर से उठ रहे हैं वो भी क्या पड़ेगी, उसके ऊपर जो प्लेट होगी, लिथोस्फेयर जो प्लेट होगी, वो भी जो प्लेट क्या करेगी, इधर की तरफ मूवमेंट करेगी। जब इधर की तरफ मूवमेंट करेगी तो दोनों के बीच कैसा बनेगा बाउंड्री, ये दोनों के बीच में कैसी बाउंड्री बन रही है, ये भी इधर की तरफ है, ये भी इधर की तरफ है, तो ये कन्वर्ज बन रही है। ऐसे ही कन्वर्ज प्लेट बाउंड्रीज बनती हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है एक बार दोबारा पीछे करिए, चीज समझ में आएगी, या मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनीवन हु वांट्स टू प्रिपेयर दिस एग्जाम डेडिकेटली, राइट, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि चीजें समझ में आ गई कि राइजिंग एंड फॉलिंग लिम्स कैसे होते हैं। तो ये राइज कर रहा है, तो देखिए जहां पे राइज कर रहा है वहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रही है, और जब डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रही है तो देखिए ये मैग्मा बाहर तो निकलेगा ना, और ये मोल्टेन मैग्मा ही तो है जो बाहर निकल रहा है, तो जब बाहर निकलेगा ये ऐसे 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 बाहर निकल जाएगा। अब कुछ स्केप कर जाएगा, मतलब कुछ नहीं निकल पाएगा तो वो ऐसे हो जाएगा, जब वो ऐसे हो जाएगा तो वो फॉलिंग लिम्स बना देगा, जब फॉलिंग लिम्स बना देगा उस साइड क्या होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री हो जाएंगी, ठीक। तो ये ऐसे है, ठीक है, वही चीजें यहाँ पे बोला गया। आप जब कन्वर्जेंट बाउंड्री हो जाएगी तो उनके सारे क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं वहां पे क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे के सामने आती हैं तो एक प्लेट जो भारी वाली होगी वो हल्के वाली के नीचे सबडक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी। और जब सबडक्ट हो जाएगी, क्यों, कन्वर्जेंस की वजह से, और कन्वर्जेंस क्यों हो रही है, क्योंकि एक लिम्स वो फॉल कर रही है फॉलिंग लिम्स की वजह से, ठीक, कन्वर्ज कर जाएंगे। जब कन्वर्ज कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ट्रेंच बन जाएगा, ट्रेंच,
ठीक, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा मिड ओशियन रिजेस, मिड ओशियन रिजेस। तो याद रखिएगा कि मिड ओशियन रिजेस कहाँ बनेंगे, मिड ओशियन रिजेस बनेंगे, ओशियन रिजेस बनेंगे डाइवर्जेंस प्लेट में, डाइवर्जेंस प्लेट्स, कि वहीं से ही क्या होगा, मैग्मा बाहर निकल रहा है। ठीक, और जो आपकी कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री है वहां पे क्या मिलेंगे आपको, ट्रेंचेस मिलेंगे। और ट्रेंचेस आपको पता है ना क्या होता है, ट्रेंचेस वो होती हैं जो, ट्रेंचेस समझ लीजिए इस अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, वहां तक कोई नहीं जा सकता। आप माउंटेन जानते हैं ना, हिमालय सबसे बड़ा से हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ का, आपको पता है ना, माउंटेन हिमालय। अब वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इससे भी ज्यादा ऊंचा, मतलब ये तो ऊंचे में हाइट में, इससे भी ज्यादा गहरे में हिमालय समझिए, समझिए यहीं तक आएगा, इतना और नीचा ये गहराई में है, समझ लीजिए इतना है गहरा। तो अर्थ का समझ लीजिए सबसे डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच है। तो ट्रेंच कैसे बनेगा, एक बॉम्ब प्लेट नीचे धसती जा रही है, दूसरी प्लेट ये है, तो ये देखिए गहराई में चीज बन गई ना, इसी से देखिए ट्रेंच बन रही है। और मैं जब आपको ओशियनोलॉजी पढ़ाऊंगा तो ओशियन की जो सी फ्लोर होता है उसके पूरे फीचर को बताऊंगा, तो उसमें और अच्छे से आएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज में ट्रेंचेस बनते हैं, ये याद रखिएगा इस फैक्ट को। ठीक है, ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा हैं इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, हर चीज लिख के मैं नहीं दूंगा। ठीक है, वेयर एवर द राइजिंग लिम्स आती हैं, दिस करंट मीट, तो मैंने बताया ना राइजिंग लिम्स है, ये राइजिंग लिम्स हैं, दिस करंट मीट एंड ओशियन रिजेस आर फॉर्म्ड। राइजिंग लिम्स होंगे तो ये करंट मीट करेंगी और फॉर्म द सी फ्लोर ड्यू टू द डाइवर्जेंस। अब डाइवर्ज करेंगी, ठीक है, सी फ्लोर बन जाएगा। ठीक, और वेन एवर द फॉलिंग लिम्स मीट, ये फॉलिंग लिम्स मीट करेंगे तो ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड, वही चीज हो रहा है ना, कन्वर्जेस की बाउंड्री होगी, वही चीज बता रही है। मोमेंट ऑफ द लिथोस्फेयर प्लेट इज कॉज्ड बाय द मोमेंट ऑफ मैग्मा, वही देखिए लिथोस्फेयर प्लेट मतलब ओशियन की प्लेट या कॉन्टिनेंट की प्लेट, इनका जो मोमेंट होता है वो कैसे कॉज होता है, मोमेंट ऑफ मैग्मा। मतलब प्लेट क्यों मूव इट कर रही है, देख रहे हैं आप, प्लेट मूव कर रही है, प्लेट टेक्टोनिक हो रही है, प्लेट मूव कर रही है, प्लेट, आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि इंडियन प्लेट ऐसे आगे आ जाता है, जो इक्वेटर के पहले थी वो अब इधर आ गई है, वो मिलियंस ऑफ ईयर लगे उनको, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में ये हुआ है, कन्वेंशनल करंट की वजह से होता है तो मेटल में, और मैग्मा की वजह से होता है। ठीक, देखिए देखिए ये बहुत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, इसलिए इनको डिकोड करने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल करंट थ्योरी के बेसिस पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझाने से पहले मैं एक बार पैलियोमैग्नेटिज्म भी बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझने के लिए पैलियोमैग्नेटिज्म और आपको ये कन्वेंशनल करंट दोनों समझना जरूरी है। जस्ट अ मिनट। देखिए पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म आपको पता है, मैग्नेटिज्म अगर मैं आपको बोलूं, बोलूं क्या, आपको तो पता ही है कि अर्थ में भी एक मैग्नेट है, दैट्स व्हाई वो ग्रेविटी वर्क करती है। अब ये अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रेविटी में जैसे ये अर्थ है, इस ग्रेविटी में भी एक, जैसे आपको पता नहीं एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है ग्रेविटी का भी। ठीक, तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ कभी कभी ये साउथ में भी आ सकता है और साउथ नॉर्थ में भी जा सकता है। ठीक है, ये होता है। और कभी कभी वो इधर आकर के एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ में जाकर के वो इधर की तरफ आ सकता है। मतलब मैं अगर कहूँ कि जो मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म है इंडिया का, मैग्नेट फील्ड है इंडिया का, कह रहा हूँ सॉरी, अर्थ का, वो मूव करता रहता है डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में, वो अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिल जाएगा। अभी यहाँ होगा, अभी कुछ समय पहले तक जब मेजर किया गया था तो अर्थ के जो मैग्नेट फील्ड थी साउदर्न हेमिस्फीयर, वो आपको कनाडा के आसपास कहीं मिल रहा था। अब कनाडा में तो नॉर्थ पोल है नहीं, तो साउदर्न वहां मिल रहा था, अभी समय नहीं पता है। और जो नॉर्दर्न मैग्नेट फील्ड है वो कहीं और मिल रही थी। ठीक है, तो वो मूवमेंट करती रहती है डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड के समय में। तो इस चीज को कि अर्थ की मैग्नेट फील्ड कैसी है, कहाँ पर है, तो अर्थ की जियो मैग्नेट फील्ड, जियो मतलब कि अर्थ की जियो मतलब अर्थ, मैग्नेटिज्म अर्थ की मैग्नेट फील्ड को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो पैलियोमैग्नेटिज्म कहलाता है। और इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि रॉक की एज क्या है। इसी के थ्रू हम कैसे पता कर सकते हैं कि रॉक की एज क्या है। देखो, जो रॉक बहुत पुराने समय में पड़ी होगी, रॉक को जब आप चेक करोगे, मेजर करोगे,
तो उसकी एज पता चल जाएगी आपको। और एज से ये पता चल एज कैसे पता चलेगी? एज से पता चलेगी कि उस समय मैग्नेट फील्ड जो जियोमैग्नेटिज्म है वो किस एरिया में था। उस एरिया से आपको पता चल जाएगा कि ये किस एज की रॉक है, कि अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग एज में कौन-कौन सी जगह पे कहाँ-कहाँ मैग्नेटिज्म फील्ड थी, जियोमैग्नेटिज्म कहाँ-कहाँ था, वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। उन्हें वो रॉक्स के थ्रू ही पता चला है। तो ये एक रिकॉर्ड बना हुआ है, तो जब उन्हें ये पता है तो एक पर्टिकुलर रॉक को वो मेज़र करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये इस पर्टिकुलर जियोमैग्नेटिज्म के समय उस समय जियोमैग्नेटिज्म ये था, तो ये रॉक उस पीरियड की है। ठीक है? क्योंकि अलग-अलग पीरियड में जियोमैग्नेटिज्म अर्थ का अलग-अलग जगह पर होता है। ठीक है? तो उसी से पता चल जाता है। अब ये और क्या हेल्प करती है? तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हेल्प करती है और प्लेट टेक्टोनिक को बताने में, जो मैंने बताया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग इससे समझ में आएगा और प्लेट टेक्टोनिक्स में। कैसे समझ में आएगा मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है? अभी बताऊँगा। तो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है? पैलियोमैग्नेटिज्म इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट रिकॉर्ड। किसका रिकॉर्ड? पास्ट रिकॉर्ड ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। एंड इसी के थ्रू हमें जब हमको अर्थ का जियोमैग्नेटिज्म पता चल जाएगा कि अर्थ में उस समय जियोमैग्नेटिज्म किधर था, तो वो जियोमैग्नेटिज्म से हमें अर्थ की एज भी पता चल जाएगी। तो ये है, इट हेल्प द थ्योरीज सी फ्लोर स्प्लिटिंग की थ्योरी में हमें समझने में मदद करता है। अब अभी ये और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्लिटिंग, अब ये है क्या कॉन्सेप्ट? अगर मैं आपको कहूँ कि अटलांटिक ओशियन जो आज है, जैसे ये अटलांटिक ओशियन है ना, आपको तो पता ही होगा अटलांटिक ओशियन कहाँ है, आप तो स्मार्ट हो। तो ये देखिए, ये अटलांटिक ओशियन है ना, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में ये अटलांटिक ओशियन है ना, यही तो अटलांटिक ओशियन है ना। मैं कहूँ अगर ये अटलांटिक ओशियन एक्सपैंड कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, आप मानोगे? बट दिस इज द रियलिटी। एंड हमें ये पता कैसे चल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। मैं अगर आपको कहूँ कि जो पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है, ये स्प्रेड नहीं कर रहा है, मतलब सी फ्लोर इसका स्प्रेड नहीं कर रहा है, बल्कि सी फ्लोर इसका कम होता जा रहा है। अब विश्वास करोगे? पैसिफिक ओशियन जो अर्थ का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, वो कंसाइज होता जा रहा है, मतलब वो छोटा होता जा रहा है। अटलांटिक ओशियन एक्सपैंड करता जा रहा है। हाउ? हाउ इज इट इज पॉसिबल? दिस इज जस्ट पॉसिबल एंड ये रिवील हो रहा है दिस थ्योरीज की वजह से, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरीज की वजह से, जिसे किसने दिया? हैरी हेज ने दिया। ठीक है? और राइट्स ने दिया। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। ठीक है? उन्होंने क्या रिवील किया? द मिस्ट्री ऑफ द मिड ओशियन रिजेस। अब आपको सी फ्लोर कैसे स्प्रेड कर रहा है इसे जानने के लिए आपको मिड ओशियन रिजेस जानना पड़ेगा। ये मिड ओशियन रिजेस हैं। जब सी फ्लोर में पढ़ाऊंगा ओशियोलॉजी में, तब मैं और अच्छे से इसको बताऊंगा, तब ये चीज और अच्छे से आपको आ जाएगी। तो मिड ओशियन रिजेस क्या होता है? जैसे ये ओशियन फ्लोर है, इसी ओशियन फ्लोर में मिड ओशियन रिजेस होती हैं। ऐसे 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 रिजेस बनी होती हैं, मिड ओशियन रिजेस। ठीक है? तो वो देखिए आपको यहाँ रिजेस दिख जाएंगी। आई होप चीजें दिख रही होंगी। तो ये रिजेस होती हैं। अब भाई आप पढ़ाते पढ़ाते सी फ्लोर बताते बताते आप रिजेस क्यों क्यों बता रहे हो? तो रिजेस से ही सी फ्लोर स्प्लिटिंग हो रही है। और जो आपको बता रहा हूँ ना कि अटलांटिक ओशियन स्प्लिट कर रहा है, तो मिड ओशियन रिजेस वहां पर है इसलिए कर रहा है। मिड ओशियन रिजेस वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। और पैसिफिक ओशियन जो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है वो अब छोटा हो रहा है। तो क्यों छोटा हो रहा है? क्योंकि वहां ट्रेंचेस बहुत ज्यादा हैं। और मैंने अभी आपको बताया है कि ट्रेंचेस कहाँ पे होंगी? ट्रेंचेस वहां पे होंगी जहां पे कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री होगी। में क्या होता है? एक प्लेट इधर आ रही, एक प्लेट इधर आ रही है। मैंने बताया कि ये प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाएगी। ओशियन आपको पता है कि ओशियन भारी होती है, ओशियन प्लेट कंपेयर टू प्लेट की, सॉरी लैंड की, कॉन्टिनेंट प्लेट की। तो ओशियन की प्लेट तो धंसती जा रही है ना, अंदर धंसती जा रही है, धंसती जा रही है। ठीक है? अभी जब नेक्स्ट वीडियो प्लेट टेक्टोनिक की आएगी तो मैं बताऊंगा, डिफरेंट तरह की प्लेट बताऊंगा कि ये प्लेट वहां धंस जा रही है। देखोगे अब पैसिफिक ओशियन की प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर धंसती जा रही है। तो जब प्लेट ये ओशियन प्लेट धंसती जा रही है, सबडक्ट होती जा रही है, तो इससे ओशियन फ्लोर क्या होगा? सी फ्लोर क्या होगा? उठा हो जाएगा ना। डिस्पाइट ऑफ दैट कि यहाँ पे भी मिड ओशियन रिजेस हैं, और इसकी जो सी फ्लोर स्प्लिटिंग की जो, और सी फ्लोर स्प्लिटिंग कैसे कैसे हो रही है? तो वो मिड ओशियन रिजेस में हो रही है। अब मिड ओशियन रिजेस में कैसे हो रही है? मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि यहाँ मैग्मा निकल रहा है, ये मिड ओशियन रिजेस बन रहे हैं। यहाँ मैग्मा निकल रहा है मिड ओशियन रिजेस से, जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है।
जब मैग्मा निकल रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है तो ये मैग्मा नए नई क्रस्ट बनाएगा, क्योंकि मैग्मा क्या है, मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकल रहा है और लावा से क्या बन रहा है, एक नई क्रस्ट बन रही है ना, तो सी फ्लोर बढ़ती जाएगी ना उस क्रस्ट की वजह से, सॉरी। तो मिड ओशन रीजन में क्या हो रहा है, सी फ्लोर की जो क्रस्ट है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और सी फ्लोर स्पीडिंग तो यहाँ पे भी है, पैसिफिक में भी, और अटलांटिक से ज्यादा है तेज इसकी स्पीड है, लेकिन इसकी स्पीड, सी फ्लोर स्पीडिंग की स्पीड, इनके डिस्ट्रॉय होने की, जो ट्रेंचेस में जो ओशियन फ्लोर की डिस्ट्रॉय होने की स्पीड ज्यादा है, दैट्स व्हाई पैसिफिक ओशियन हटता जा रहा है। और मिड जो अटलांटिक ओशियन है उस पे भी ऐसा नहीं है कि वो वहां ट्रेंचेस नहीं है, लेकिन ट्रेंचेस वहां बहुत कम है, क्योंकि वो डाइवर्जेंस कम, कन्वर्जेंस कम, डाइवर्जेंस प्लेट वहां पे ज्यादा है, उसकी वजह से मिड ओशियन रीजेस वहां ज्यादा है, क्योंकि मैंने बताया ना मिड ओशियन रीजेस यही मिलेंगे जहां डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री होगी। डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री का मैग्मा बाहर निकलेगा, जब मैग्मा बाहर निकलेगा वो वहां पे ओशियन में नई क्रस्ट बनाता चला जाएगा, क्योंकि मैग्मा बाहर निकलेगा तो नया नया क्रस्ट बनाता चला जाएगा एक के ऊपर एक, और वो क्रस्ट बढ़ती जाएगी और कहीं डिस्ट्रॉय हो ही नहीं रहा, क्योंकि ट्रेंचेस ज्यादा है नहीं, क्योंकि ट्रेंचेस में डिस्ट्रॉय होना है, नीचे धस जाएगी, तो वो चीज है नहीं। तो इसीलिए अब ये चीज पता कैसे चली, हम आपको बता कैसे पा रहे हैं, तो भाई हैरी हेस को सल्यूट है, इन्होंने ही इस चीज को बताया ओशियन फ्लोर की मैपिंग करके, विथ कैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू 1960s में, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ गई। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द प्रोसेस वेयर द न्यू ओशियन करंट इज फॉर्म्ड। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, प्रोसेस है, मैं बता चुका हूं सब कुछ, जहां न्यू ओशियन करंट्स बनती है एट द मिड ओशियन रिजेस में, एंड डिस्ट्रॉय क्या होती है, डीप सी ट्रेंचेस में डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये पैलोमैग्नेटिज्म की स्टडी से इन लोगों ने ये सब चीजें बताई हैं। जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग किया, तब यही देखिए यहाँ पे ये निकल रहा है मिड ओशियन रिजेस, ये देखिए ये राइजिंग लिम्स हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये चीजें दिख रही हैं राइजिंग लिम्स, यहाँ से देखिए आपको मैग्मा निकल रहा है तो ये चला जा रहा है। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ पे ये फॉलिंग लिम्स हैं और ये एक ये प्लेट है, इसकी वजह से देखिए थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ये यहाँ पे एक प्लेट मूवमेंट करेगी और एक प्लेट यहाँ मूवमेंट करती है, यहाँ देखिए कन्वर्ज हो रही थी, तो ये ओशियन प्लेट है, देखिए यहाँ पे ये सबडक्ट होते जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो ट्रेंचेस में खत्म हो रही है, मिड ओशियन रीजन में देखिए एक्सपैंड कर रही है। ये थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है, इसे क्या रखेगा। अब इससे होता क्या है, ये तो आपको आ गया मिड ओशियन रीजन में। अब यही ये चीज बताने की जरूरत है नहीं कि भाई ये राइजिंग लिम्स कैसे हैं, इन्होंने कुछ चीजें पता करी तो इनको ये पता चला कि मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज जो इरप्ट होते हैं वो मिड ओशियन रिजेस में ही मिलते हैं। अब सिमिलैरिटीज, दूसरी बात इन्हें क्या पता चली, क्योंकि क्या क्या रिवील हुआ जब इन्होंने मैपिंग करी ओशियन के फ्लोर की, बिल्कुल हैरी हेस एंड डेट्स ने क्या किया, ओशियन फ्लोर की मैपिंग करी, और उनको मैपिंग से पता चला, पता क्या चला, उनको ये चला कि जो भी ये आप देख रहे हो, सॉरी बड़ा, ये जहां मिड ओशियन रिजेस हैं, ये मिड ओशियन रिजेस, इसके आसपास जितनी भी जगह है यहाँ पे आपको न्यू क्रस्ट दिख रही है, मतलब जो एज है इस क्रस्ट की, इस लेयर की, और इस पार्ट की लेयर की क्रस्ट की, वो एकदम नई है, बहुत हाल ही में बनी है, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे ना एज बढ़ती जा रही है। तब इन्होंने मेजर किया तो उनको पता चला। अब मेजर कैसे किया, जो रॉक्स बनी थी उन रॉक्स के एज को मेजर किया। अब मेजर कैसे किया, तो यही मैंने बताया था ना, रॉक्स के एज को मेजर करने के लिए क्या है, पैलियोमैग्नेटिज्म। कैसे, अब जब मेजर किया तो, और किस एज का है ये कैसे पता चला, तो भाई इससे पता चला कि उस समय जियोमैग्नेटिज्म कैसा था, ये पता चल गया। तो क्या क्या पता चला, तो भाई रॉक्स क्लोजर है टू द मिड ओशियन रिजेस हैव द नॉर्मल पोलैरिटी एंड यंगेस्ट है वो। और जब रॉक्स दूर जाओगे, जैसे से एज रॉक्स की इंक्रीज होती है, जैसे हम अवे होते हैं फ्रॉम द मिड ओशियन रिजेस, तो वही बात कही है। सिमिलैरिटी दिखेगी रॉक्स में ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड ओशियन रिजेस, मिड ओशियन रिजेस के इस साइड भी रॉक्स में सिमिलैरिटी दिखेंगी। क्या सिमिलैरिटी, उनके पीरियड्स में, ऑफ देयर फॉर्म्स, केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सिमिलैरिटी मतलब ये है कि किस समय बनी है, क्योंकि मैंने कहता है ना कि हर एक डिफरेंट पीरियड्स में अलग अलग जियोमैग्नेटिज्म होता है, मतलब अर्थ की जो मैग्नेट फील्ड है वो अलग डायरेक्शन में होती है, तो इसी से पता चल जाता है ठीक किस समय का है ये, जिस समय जो अर्थ जिस मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ बता रहा होगा उस समय की वो होगा। अब ओशियन क्रस्ट रॉक आर मच यंगर, जैसे मैंने बताया, इस फैक्ट को याद रखिए कि जो ओशियन की जो क्रस्ट है, कि यहाँ पे तो ओशियन की क्रस्ट लगातार मिड ओशियन रीजन में
मैग्मा निकल रहा है लावा के रूप में, तो वो नई नई क्रस्ट बनती जा रही है, तो वो मच यंगर है देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो कॉन्टिनेंट बने, क्योंकि वहां तो लगातार नहीं बह रहा है ना। एंड सेडिमेंट्स ऑन द ओशियन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली थिन, और बहुत पतले हैं, ठीक है। एंड डीप ट्रेंचेस हैव द डीप सीटेड, अब ये भी याद रखिएगा डीप ट्रेंचेस हैं, यहाँ देख रहे हैं ये धस रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डीप अर्थक्वेक आते हैं। डीप ट्रेंचेस में कैसे अर्थक्वेक आते हैं? डीप आते हैं, ठीक है। वाइल द मिड ओशियन रिजेस में भी कैसे आते हैं? यहाँ शैलो अर्थक्वेक आते हैं। तभी आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशियन में ट्रेंचेस मिलते हैं, तभी वहां पे जो ट्रेंचेस की वजह से वहां पे ओशियन फ्लोर डिस्ट्रॉय होता जा रहा है ट्रेंचेस में, और इसी ट्रेंचेस ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, जो बताया ना डीप सीटेड अर्थक्वेक आ रहा है, तो इसीलिए पैसिफिक रिंग, जहां पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहां पे डीप अर्थक्वेक भी आते हैं। तो ट्रेंचेस के अराउंड ही डीप अर्थक्वेक आते हैं, और ट्रेंचेस के अराउंड ही ओशियन फ्लोर डिस्ट्रॉय होता है। मिड ओशियन रिजेस अटलांटिक में जाकर देखोगे आपको शैलो अर्थक्वेक मिलेंगे, आपको ज्यादा अर्थक्वेक मिलेंगे नहीं। अब वही चीज है, अब ये हाइपोथेसिस नथिंग, बस वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कंटीन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन निकलता है मिड ओशियन रिजेस में, जिसमें दो रैप्चर होता है कॉन्सिक्वेंस में, मतलब वही ना कि कंटिन्यूअसली ये मैग्मा निकलता जा रहा है, इससे नई क्रस्ट बनती जा रही है, वही बात यहाँ पे बताया गया है। एक्सपैंड करती है ओशियन करंट एंड स्प्रेडिंग फ्लो इवेंचुअली ट्रेंच में डिस्ट्रॉय हो जाती है और ऑब्जर्व होती है। लावा कूल हो जाता है तो फिर वही जगमेटिक फूल को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। जय हिंद, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, और इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। जय हिंद।